हमें खबर मिली कि उस कार की कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कितना कमाते हैं आपके पति महीने का? वो लुच्चा 2 कौड़ी का घर जमाई अब चोरी भी करने लगा। अग्रवाल परिवार के मुंह पे काला पोत दिया तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर। इंस्पेक्टर, इसका पति अनपढ़ है, कुछ करता धरता नहीं है। तो ऐसे बेरोजगार फटीचर और अनपढ़ आदमी के पास 50 करोड़ की कार कहां से आई? गंदा हो गया। देख क्या रहा है? साफ कर इसे, साफ कर। घर जमाई गौतम बिना कुछ कहे नील के जूते साफ करने लगता है। शहर के सबसे अमीर खानदान की लड़की अवनी के दादाजी ने उसकी शादी एक रहस्यमय कारण से एक बेहद गरीब और फटेहाल लड़के गौतम से करवा दी थी। अवनी ने शादी तो कर ली थी, मगर ससुराल में घर जमाई बनकर रहने वाले गौतम की इज्जत घर के नौकरों से भी बदतर थी। वो सीधा रात को वापस आया और अपने घर के बेडरूम में पहुंचा। तुम्हें शर्म नहीं आती? सीधा कमरे में घुसा है, गवार कहीं के। निकल जाओ यहाँ से। मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, मुझे कैसी शर्म? लोगों को ड्रिंक पिलाते पिलाते 2-4 तुमने भी पी ली। हाँ देखो, तुम जैसा गवार ना मेरा पति हो ही नहीं सकता। तुम सिर्फ जमाने के लिए मेरे पति हो, इस कमरे में नहीं। वैसे इतनी आधी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुम देखोगी तो चौंक जाओ। प्लीज रहने दो, तुम्हारी वही गिफ्ट होगी, वो कंघी बिंदी। उसके लिए नीचे कौन जाएगा? तुम चल के देखो तो एक बार, मैं इतना अच्छा गिफ्ट लाया हूँ कि तुम देख के चौंक जाओगी। प्लीज चलो। गौतम की ये बात सुनकर अवनी चौंक पड़ी। अब नहीं, चलो ना प्लीज, अपना गिफ्ट तो देखो एक बार। चलो। गौतम ने अवनी का हाथ थामा और उसे अपनी गिफ्ट की तरफ ले गया। जैसे ही अवनी की नजर अपने गिफ्ट पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। रात के अंधेरे में चमक रही एक नई लग्जरियस कार को देखकर उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। ये तो इम्पोर्टेड है, और मैंने सुना है ये कार इंडिया में चंद अमीरों के पास ही है, और इसकी कीमत 50 करोड़ है। मैंने कल ही न्यूज़ में सुना। गौतम, तुमने किसी के साथ फ्रॉड किया है क्या, या तो हमारी कंपनी में पैसों का घोटाला किया है? सच सच बताओ गौतम। कल रात मैंने देखा कि तुम जैसे भिखारी के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे आ सकती है, तो मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, और सुबह सुबह पुलिस आकर अवनी को पकड़कर ले गई। हरामजादे, तूने अच्छा नहीं किया। जब तक तुम लोग मेरी भी इज्जत कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बीवी के साथ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो देख अब मैं अग्रवाल फैमिली के साथ क्या करता हूँ। अरे बाप रे, तुरंत अवनी मैडम को छोड़ो। हे भगवान, उन भाई बहन और उस बुढ़िया की बातों में आकर हम कितनी बड़ी भूल कर बैठे। अरे चीफ मिनिस्टर साहब का फोन था, अवनी मैडम की गिरफ्तारी पर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। अवनी मैडम, हमें माफ कर दीजिए मैम, अब चीफ मिनिस्टर साहब से कहकर हमारी नौकरियां बचा लीजिए, नहीं तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। मैडम माफ कर दीजिए। अब इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं चीफ मिनिस्टर को जानती भी नहीं हूँ। अरे इंस्पेक्टर, मैं चोर जमाई को पकड़ के लेकर आई हूँ, देखिए। इंस्पेक्टर की नजर जैसे ही गौतम पर गई, वो चौंक गया और गौतम के सामने जाकर झुक गया। आप छोटे को। ओ इंस्पेक्टर, चोर को हुक्म क्यों कह रहे हो? अरे चुप कर बुढ़िया, मैं एक बार चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ पर सिक्योरिटी में लगा था, तो मैं इससे मिल चुका हूँ। फिर इंस्पेक्टर ने गौतम के बारे में जो बताया, वो सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। जब गौतम का असली राज खुला, तो पूरा पुलिस स्टेशन का मंजर बदल गया। एक पल में जहाँ गोली की आवाज गूंजती थी, वहाँ सब उसके सामने घुटनों पर गिर गए। इतने सालों से ये हमारे घर में नौकर बनकर क्यों रह रहा? कार का ब्रेक लगते ही गौतम ख्यालन ते बाहर निकल के वर्तमान में आया। उसे यो सोच के काफी सुकून मिला कि एक ना एक दिन गायत्री देवी उसके कदमान में गिर के इसी तरह माफी मांगेगी। पर इस सब के लिए यो सही टाइम कौन था? फिलहाल उसे अपना राज ही रखना पड़ेगा।
गौतम ने चीफ मिनिस्टर ते थाने फोन तो करवा दिया, पर उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो गौतम का नाम ना ले। थाने में अंदर जाते ही गौतम ने देखा अवनी चेयर पे बैठी जूस पी रही थी। वो गौतम ने देखते ही खुश हो गई। घर आके अवनी ने गौतम का हाथ अपने हाथ में लेके कहा, थैंक यू गौतम, मने ना पता था कि तुम चीफ मिनिस्टर तक ने भी जानते हो। अवनी की बात सुनते ही गौतम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते सबने कार की बात ने अपने दिमाग से निकाल दिया था। कुछ ही देर में वो पल आ गया जिसका सबने इंतजार था। रघुवीर पंडित अपने बेटे और अपने परिवार ने लेके अग्रवाल हाउस पहुंच चुका था। अग्रवाल हाउस के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी गाड़ियां देख के सबकी आंखें फट्टी की फट्टी रह गई। अगले ही पल नौकरान ने गाड़ी में थे बहुत सारी महंगी ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड कपड़े, सैंडल और तरह तरह की चीज़ों का ढेर लगा दिया। इन सब चीज़ों ने देख के रघुवीर पंडित की अमीरी का साफ तौर पे पता चल रहा था। गायत्री देवी इन सारी चीज़ों ने देख के कार की बात भूल के समधियन की खातिरदारी में लग गईं। वहीं शनाया अपने अमीर पति ने देख के अवनी की बेइज्जती करन का मौका ढूंढने लगी। शनाया अवनी ने फिर छेड़ते हुए बोली, अवनी, सिद्धार्थ मेरे लिए बहुत महंगी महंगी पर्स लेके आया है जो शायद तुमने कभी देखी भी ना होंगी। तुम चाहो तो उनमें से एक पर्स रख सकती हो। वैसे भी क्या पता तुम्हारा फटीचर पति तुमने कभी दिला पाएगा या ना। थैंक यू सो मच, पर तुम्हारा यो प्यार माने बचपन ते ही ना पच्चा, तो अब कैसे पचेगा? तुम्हारा बैग तुम नहीं मुबारक, मानने इसकी कोई जरूरत को न है। और हाँ, जब इंसान अंदर ते ही खोखला हो तो महंगी चीजा की चमक भी उसके खोखलेपन ने ढक को ना सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। यो बात कहते हुए अवनी हल्की हल्की मुस्कुराने लगी और अगले ही पल वहां ते चली गई। शनाया का चेहरा गुस्से में लाल हो गया क्योंकि उसके सारे पैतरे उल्टे पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शनाया के घर इतनी इज्जत पाके मन ही मन बहुत खुश था, पर गौतम ने देखते ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई और उसे अचानक ही अवतार ग्रुप में हुई बात याद आ गई। कल तुम बहुत उछल रहे थे, क्या कहा था तुमने? मैं अवतार ग्रुप में जॉब के लिए आया हूं। सच सच बताओ, तू वहां क्या कर रहा था? यो बात कहते हुए सिद्धार्थ गौतम की आंखन में आंख डाल के देखने लगा। सिद्धार्थ की बात सुनते ही गौतम अपने आसपास देख के मुस्कुराने लगा। मैंने तुमने कल ही बताया था कि मैं अवतार ग्रुप में जॉब के लिए आया था। शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी वीक है। यो बात सुनते ही आसपास खड़े लोगान का ध्यान भी गौतम की तरफ चला गया। वहीं शनाया ने उसी वक्त गुस्सा आ गया और वो अवनी ने देखने लगी। शनाया ने कहा, हाँ, मैं यो बात तो अवनी ने बताना भूल गई कि हमारे प्यारे जीजा सा कल अवतार ग्रुप में झाड़ू लगान की नौकरी के लिए गए थे। शनाया की बात सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। अवनी ने शर्मिंदगी ते अपना सिर झुका लिया। वहीं लोगान के ठहाके सुन के सिद्धार्थ ने जोश आ गया था। हाँ, पर बेचारा करे करे, बेचारे ने शायद वहां भी कोई जॉब न मिली या किसी ने जॉब पे रखा ही ना। पर कोई बात को नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं अपने होटल में तुमने जॉब दूंगा। तुम चाहो तो कल ते ज्वाइन कर सकते हो। टॉयलेट क्लीनर की जॉब है और मनने लगता है कि तुम ते बेटर यो जॉब कोई ना कर सकता। और तो और मैं तुमने महीने के 15,000 सैलरी भी दूंगा। 15,000 तो तुमने एक साथ देखे भी ना होंगे मिस्टर गौतम। शनाया ने हंसते हुए कहा, सैलरी के साथ कमीशन भी तो होगा ना सिद्धार्थ? ऑफ कोर्स बेबी, कमीशन मैं खुद ही दूंगा। जितना साफ टॉयलेट उतनी ज्यादा कमीशन। तब तक लोग सिद्धार्थ और शनाया की हर बात पे हो करके हंस रहे थे। सबकी नजर गौतम पे थी। दूसरी तरफ गीता और अनिल मन ही मन उसे बद्दुआ दे रहे थे, पर गौतम पे इसका कोई असर ही ना पड़ा। धन्यवाद, पर तुम्हारे होटल में काम करने में मेरी कोई दिलचस्पी ना है। शनाया तुरंत बोली, सीधा बोल दे कि तुम्हारी वो औकात ही ना है कोई काम करने की। किसने कह दिया मेरी औकात ना है? शनाया फिर हंसते हंसते बोली, अच्छा दिखा फिर तुम में क्या औकात है। एक बात अपने उस छोटे से दिमाग में घुसा ले, सिद्धार्थ के सामने तुम्हारी कोई लेवल ना है। अरे छोड़ो ना शनाया, तुम भी किससे मुझे कंपेयर कर रही हो? सिद्धार्थ हंसते हंसते गौतम के चक्कर लगाने लगा। वो अवतार ग्रुप में हुआ अपना वो अपमान अब तक ना भूल पाया था। सिद्धार्थ पंडित, पैसों के जोर पे इतना मत उड़।
ऐसा ना हो कल तुम्हारे पास दौलत बिना बचे और लोग तुम्हें भी इसी तरह हंस के नीचा दिखाएं। भूल मत कि अच्छा वक्त किसी का हमेशा ना रहता। मेरे पास दौलत रहेगी कि ना रहेगी यो तो ना पता, पर इतना पक्का जानता हूं कि तुम इस जन्म में कभी अमीर ना बन सकोगे, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करता उससे पहले उसने देखा कि बहुत सारे लोग घर के बाहर जा रहे हैं। अचानक पार्टी में एक अजीब सी हलचल मच गई। गायत्री देवी भी कुछ समझ न पा रही थी। गेट के सामने एक के बाद एक महंगी गाड़ियों की आवाज सुन के वो भी बाहर जाने लगी। पर बाहर जाने को कदम बढ़ाया ही था कि उन्होंने देखा बहुत सारे गार्ड्स अंदर आ रहे हैं। सबके हाथ में महंगे महंगे गिफ्ट्स थे। पल भर में गार्ड्स ने हॉल में तोहफों का ढेर लगा दिया। साफ दिख रहा था कि ये गिफ्ट्स रघुवीर पंडित के लाए गिफ्ट से 10 गुना ज्यादा महंगे थे। हॉल में फिर से लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ देर पहले जो लोग गौतम का मजाक उड़ा रहे थे, अब वही हॉल में रखे गिफ्ट्स और सोने चांदी के गहनों की बातें करने लगे। तभी लोगों के शोर शराबे के बीच मुंशी जी बड़े दबदबे के साथ अग्रवाल हाउस में घुसे। उनके पीछे बंदूकधारी 4 गार्ड्स को देख के गायत्री देवी हैरान रह गई। हालांकि वो तब तक मुंशी जी को रघुवीर पंडित का कोई रिश्तेदार ही समझ रही थी। मुंशी जी अंदर आते ही गौतम की तरफ देखने लगे, जो थोड़ा दूर खड़ा था। गौतम ने उन्हें देखते ही आंखों के इशारे से गायत्री देवी की तरफ इशारा किया। अगले ही पल मुंशी जी ने अपनी आंखों से चश्मा हटा के गायत्री देवी की तरफ देखा। हेलो मिस गायत्री जी, आपकी पोती की सगाई के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये सारे गिफ्ट्स जोधपुर के राठौर परिवार की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हमारे हुक्म ने आज मुझे इस पार्टी में भेजा है। राठौर परिवार का नाम सुनते ही गायत्री देवी हैरान रह गईं। गायत्री देवी बिजनेस की दुनिया से जुड़ी हुई थीं, इसीलिए राठौर परिवार के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थीं। जोधपुर के साथ साथ रघुवेंद्र राठौर का बिजनेस बहुत जगह फैला हुआ था और ये बात पूरा जोधपुर जानता था। पर गायत्री देवी समझ ना पा रही थी कि इतना बड़ा आदमी उनके घर में लोग क्यों भेजेगा। गायत्री देवी के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ की भी वही हालत थी। दूसरी तरफ अवनी के मन में भी बहुत सवाल घूम रहे थे। रघुवीर भी देखते ही देखते मुंशी जी के पास जाके खड़ा हो गया। गायत्री देवी ने रघुवीर को देखते ही कहा, रघुवीर जी, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि राठौर परिवार के साथ आपके इतने अच्छे संबंध हैं कि उन्होंने हमारी इस छोटी सी पार्टी में आने की तकलीफ उठाई। गायत्री देवी की बात सुन के रघुवीर एक पल के लिए घबरा गया और असहज तरीके से मुंशी जी की तरफ देखने लगा। उसने बढ़िया तरीके से बेरा था कि राठौर परिवार से उसका कोई संबंध कोन्या, पर गायत्री देवी के सामने यो बात मान के वो अपनी बेइज्जती करना ना चाहता था। बाप की ऐसी प्रभावशाली पहचान देख के सिद्धार्थ का सीना भी गर्व से फूल गया। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पास जाके धीरे थे उसके कान में बोला, दादी सा, मेरे पापा का तो सुमेर पैलेस में आना जाना लगा रहता से। वो राठौर परिवार के सारे सदस्यों ने बढ़िया तरीके से जानते से। यो बात सुन के गायत्री देवी की आंखों में एक चमक सी आ गई। अरे वाह, यो तो मेरे लिए बड़ी बात से। शनाया की शादी के बाद तो राठौर परिवार के साथ मेरा भी उठना बैठना होगा। सिद्धार्थ अपनी बात बोल के हॉल में रखे महंगे महंगे तोहफे देखने लग गया। वो अपनी आंखों और कानों पे यकीन न कर पा रहा था कि उसके सामने जो कुछ हो रहा है से वो सच से, पर असली सच तो सिर्फ गौतम ही जानता था। सिद्धार्थ अगले ही पल गौतम की आंखों में देख के बोला, देखो गौतम, अपनी औकात देखो। एक मैं जमाई और एक तुम जमाई। ऊप्स, घर जमाई। मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात को नहीं। तुम सिर्फ अवनी पे ही ना, पूरे अग्रवाल वंश पे एक बोझ हो। सिद्धार्थ के इस ताने वाली बात सुन के मुंशी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सिद्धार्थ ने जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर गौतम ने आंखों के इशारे से उन्हें रोक दिया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की बात सुन के सब जोर जोर से हंस रहे थे। यूं देख के अवनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसकी नम आंखें देख के गौतम बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सिद्धार्थ एक तक उसके जाने की तरफ देखता रह गया। पार्टी में एक के बाद एक इतनी सारी बातें होने के बाद गायत्री देवी मुस्कुराते हुए सब तो बोला, बहुत बातें होगी। इन सब बातों की वजह से पार्टी का मजा क्यों खराब करें। आज मेरे लिए सब तो बड़ा दिन से, क्योंकि आज मेरी सब तो लाडली पोती शनाया की सगाई सिद्धार्थ जैसा एक गुणवान छोरे के साथ होने जा रही से। मैं चाहूंगी कि आप सब इस खुशी के पल का आनंद लो।
गायत्री देवी की बात सुन के सब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। पल भर में ही पार्टी का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। सिद्धार्थ भी अपने झूठे घमंड के साथ सबके साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मुंशी जी के मन में सिद्धार्थ के लिए अभी भी गुस्सा भरा पड़ा था। वो गौतम ने ढूंढने लगे, तभी उनके पास गौतम का फोन आया। जी हुकुम। मुंशी जी, जो नेकलेस मैंने अवनी के लिए खरीदा था, आप उसने लेके आए हो ना? जी हुकुम, लेके आया सूं। ठीक से, मैं पिछले गेट के पास खड़ा सूं। आप जल्दी आ जाओ और ध्यान रखो कि कोई देख ना ले। जी हुकुम। यो मुंशी अभी आया। गौतम ते बात करके मुंशी जी का चेहरा खिल गया। नेकलेस इतनी देर ते उनके उस छोटे बैग में ही था जो वो हमेशा अपने पास रखते थे। अगले ही पल वो चुपके ते अग्रवाल हाउस के पिछले रास्ते ते बाहर निकल गए। थोड़ी देर में गौतम ते मिलके उन्होंने नेकलेस उसके हाथ में दे दिया। नेकलेस देखते ही गौतम ने अवनी की याद आ गई। मुंशी जी एकटक गौतम की आंखों में देख रहे थे। देखना, यो नेकलेस देख के अवनी बहुत खुश हो जाएगी। हुकुम, बदतमीजी माफ करना, पर यो मुंशी आपसे एक बात कहना चाहता से। गौतम बोला, हाँ बोलो ना मुंशी जी। यो मुंशी समझता से कि अवनी के साथ आपका टाइम बहुत बढ़िया बीत रहा से, पर 1 साल बाद आपने तो अवनी ने छोड़ के दीप्ति बिटिया ते शादी करनी पड़ेगी। तब आप सब कैसे संभालोगे? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।